हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का संपूर्ण हिंदी अर्थ यानी कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ने वाले हैं। अब पूरे एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताते हुए चलेंगे। पूरा इस चैप्टर को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पूरा यानी कि एक तरह का आपको इंग्लिश रहेगा और दूसरी तरफ हिंदी रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश साथ ही साथ बताने वाला है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, चाहे आप आर्ट्स से या फिर आप साइंस है या फिर कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वाला जो होता है तो समान ही होता है। तो चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं और आपका पूरा पढ़ाने वाले, यानी कि सबसे बड़ा पैराग्राफ 1 से 2, 3, 4, यानी पूरा कितना पैराग्राफ है तो 24 पैराग्राफ है और उसमें पूरा का पूरा 24 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम मतलब बता देते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या मतलब होता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब हुआ, इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का क्या मतलब हुआ। अब सिविलाइजेशन मतलब हुआ यानी कि सभ्यता, और एंड मतलब और कल्चर मतलब संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका हुआ मतलब। चलिए आपको हम लिख कर बताते हैं कि देखिए इंडियन 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 सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये हुआ इसका मतलब। अब चलिए वापस आते हैं, अब देखिए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको समझाते हैं। तो वो कहा जा रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि मेरा मानना है कि आई बिलीव दैट, यानी कि मेरा विश्वास है, यानी कि मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता यानी जो सिविलाइजेशन विकसित की है, यानी कि जो इवॉल्व की है, डेवलप की है, विकसित की है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इसको कौन लिखे हुए है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसको लिखे कौन है, तो ये लिखे इसको महात्मा गांधी जी इसको लिखे हुए हैं, हमारे महात्मा गांधी जी। आप सभी लोग उनको तो बहुत ही डिटेल वे में जानते होंगे। और इसमें आगे क्या कहते हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स रोम वेन ग्रीस शेयर द, यानी कि हमारे पूर्वज द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बहुत सारे हमारे दादा परदादा के और भी ऊपर वाले जो एक तरह से जो जातियाँ थी, यानी कि जो हमारे पूर्वज लोग थे, उनके भी हमारे पिता, उनके फिर पिता, फिर उनके पिता, यानी बहुत ऊपर वाले जो लोग थे, वो क्या करते हैं, जो सभ्यता विकसित की, जो हमारे समाज बनाए कि ऐसा करना है, हमें कैसा काम करना है, कौन कौन सा रीति रिवाज रहना चाहिए, जो नियम बनाए ना नियम, वो उसकी तुलना दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उसकी तुलना कर सके, जो हमसे टक्कर ले सके, हमारे इंडिया से टक्कर ले सकते। इस बारे में महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हमारे जो सिविलाइजेशन विकसित किए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, फोर फादर ने जो विकसित किए, उसको कोई तुलना नहीं कर सकता, उसको कोई पीछा नहीं कर सकता है। और आगे कहते हैं कि रोम वेंट ग्रीस शेयर द, यानी कि रोम चला गया, ग्रीस ने साझा किया। ग्रीस यानी ग्रीस शेयर, ग्रीस ने क्या किया, ग्रीस ने साझा किया। तो ये बता रहे हैं कि मेरा मानना है, कि जो सबसे शुरुआत इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स रोम एंड ग्रीस शेयर द, यानी कि मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, यानी जो भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, रीति रिवाज, ये सब है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कोई पीछा नहीं कर सकता, कोई टक्कर नहीं ले सकता। हमारे पूर्वज द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम चला गया और ग्रीस ने साझा किया। और चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए, और आगे इसी में अभी आपका पैराग्राफ नंबर 1 ही चल रहा है, और इसमें आगे क्या कहते हैं कि सेम फेट द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, Japan has become westernized of China. Nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. क्या करा है, वही हसन हुआ, फिरौन की ताकत टूट गई। जो फेरोस है, वो फिरौन थे, उसकी जो ताकत है वो खंडित हो गई, टूट गई। जापान पश्चिमाकृत हो गया। चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि चीन का तो और बुरा हाल है, लेकिन
लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह से अपनी नींव पर मजबूत है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने नींव बनाई थी ना, वो अभी टॉप मॉडल पर चल रही है, यानी टॉप पर चल रही है। बाकी सारे देशों की सभ्यता टूट रही है, बिखर रही है, बर्बाद हो रही है। इस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जी बताते हैं। और आगे क्या कर रहे हैं, चलिए इसको आगे देखते हैं और आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताते चलूँगा। फेरोज का मतलब होता है ये एक देश है, यानी कि एक एकदम मिस्र का जो शासकों से होता है तो वो होता है। और ये वेस्टर्नाइजेड यानी कि पश्चिमी देशों की बात हो रही है। और चाइना तो आप भी अभी सब जानते ही होंगे। और इसमें और स्टील मतलब हुआ कि स्थिर या फिर रुका हुआ, ये भी बोल सकते हैं। और साउथ फाउंडेशन मतलब आपका जो होता है एक कुछ पद पर होता है। और आगे देखिए और आगे क्या कहते हैं, तो आगे कहते हैं कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि भारत यानी कि यूरोप के लोगों, ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से लेखक सीखते हैं जो अब अपने पुराने गौरव में नहीं रहे। यानी जो पुराने जो भारत की ग्लोरी थी, यानी कि ग्लोरी करना मतलब महिमा, इसकी महिमा यानी कि सुंदरता, महिमा, ये सब जो होता है उनकी महिमा वो नहीं रही। और इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम सच इज देयर पिटिबल कंडीशन। पिटिबल कंडीशन मतलब होता है दयनीय स्थिति। पिटिबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। अवॉइड का मतलब किसी से बचना, मिस्टेक माने की गलती। ये सब आपको कॉमन सा आपका इंग्लिश वर्ड है तो आपको ये सब का मतलब तो पता ही होगा। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। जो गलती की यूरोप और रोम ने, उसकी गलतियों से बचना चाहते हैं। उनके हालात इतने दयनीय, बहुत दयनीय, पिटिबल कंडीशन है उनके हालात। यानी कि इसमें पूरे अगर बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो महात्मा गांधी इसमें पूरा इंडिया का सिर्फ प्रशंसा ही, कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, यानी कि पूरा प्रशंसा ही कर रहे हैं। और ये भी बताते हैं कि हम दूसरों से कैसे श्रेष्ठ है, हमसे कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि हमारे पश्चिमी देश सीखता है, या फिर पश्चिमी देश से बहुत सारे हम भी होते हैं जो कल्चर जो होता है उनका कल्चर फॉलो करते हैं, उनका सिविलाइजेशन सीखते हैं। तो इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, या फिर हम बहुत उससे ज़्यादा है, कौन लोग हमारी बुराई करते हैं। इसके बारे में ज़्यादातर महात्मा गांधी जी डिटेल वे में इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। उम्मीद है आपका जो पहला पैराग्राफ था ये आपको बहुत ही झकास तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या भी सब्जेक्टिव भी तो आप अच्छे तरीके से बना ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। अगले पैराग्राफ जो है वो 2 नंबर कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन immovable and that is her glory. It is a charge against India that her people are no uncivilized, ignorant and stolid. अब सबसे पहले इसका हम मतलब आपको बता देते हैं। देखिए मतलब क्या होता है, इमोवेबल का मतलब होता है कि स्थिर, यानी कि इमोवेबल यानी कि स्थिर है, इसको बोलते हैं रिमेन इमोवेबल, यानी कि एक तरह से अडिग रहना किसी चीज़ पर। और आपका अगला जो है ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब तो बताए थे महिमा। और चार्ज यानी कि किसी पर चार्ज लगाना, आरोप लगाना एक तरह से। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध। और अनसिविलाइज यानी कि असभ्य, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, और अनसिविलाइज यानी कि असभ्य। और इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, तो इग्नोरेंट एंड स्टोलिड का मतलब होता है असभ्य, अज्ञानी और असभ्य, जड़, ये सब हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। इन सब के बीच भी भारत अडिग है। इतने सब कुछ हो गया फिर भी भारत जो है अडिग है, यानी कि वो हिला नहीं है, इमोवेबल है, स्थिर है, इसको कोई नहीं हिला सकता। और यही इसकी शान है, यही इसकी महिमा है, यानी कि यही इसकी सुंदरता है। शान, ग्लोरी का भी मतलब एक तरह से शान ही होता है। भारत पर यह आरोप लगाया गया, क्या किया, भारत पर यह आरोप लगाया गया। एंड दैट इज हर ग्लोरी, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज, यानी कि इंडिया पर आरोप लगा, क्या आरोप लगा कि उसके लोग, यानी कि इंडिया में जितने भी रहने वाले जो पीपुल है, यहाँ की जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, इतने असभ्य है, इतने अनसिविलाइज्ड है और अज्ञानी है, और जड़ है कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं, यानी कि वो बदल नहीं सकते। यानी कि बहुत सारे पश्चिमी देश हमारे की एक तरह से बुराई भी कर रहे हैं कि वो बहुत बेकार है, लेकिन महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, सबसे टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड पीपुल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बहुत कुछ है जो कि बाकी देशों में, बाकी कंट्रीज में नहीं है। और सही बात है, हम भी आखिर इंडिया वासी, हम भी भारतीय, तो हम भी प्रशंसा करेंगे, हमारे गांधी जी भी थे। और यह आगे क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे का दैट इट इज़ नॉट possible to induce them to adopt any changes. It is charged really against our merit, यानी कि आगे क्या कर रहा है कि यह वास्तव में
यह वास्तव में हमारी योग्यता के विरुद्ध आरोप है। हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी योग्यता, हमारी टैलेंट पर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हमारे टैलेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे योग्यता के विरुद्ध है। दैट इज हैड नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट माई चेंजेस, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट और मेरिट, यानी कि हमारी सभ्यता के, हमारे खुद के, ये हमारे टैलेंट पर ये सवाल उठा रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, आगे अगर हमारी योग्यता के विरुद्ध आरोप है, और आगे के what we have tested and found true on the anvil of experience, we did not changes many trust their advice upon India, and she remains study this is her beauty, it is the seed and shore of our hope। यानी कि आगे क्या करा कि हमने जो अनुभव की कसौटी पर परखा है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हमारा अनुभव है इतने सालों का, और जिसे सत्य पाया है, और हम बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते। बहुत से लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, हमारे अपने अपने एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारे एडवाइस देते रहते हैं, और वह इससे रहता है। यह इसकी खूबसूरती है कि इतने ज़्यादा कंट्री है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे इसके आसपास है पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे देश है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इतने सारे सब कुछ ना कुछ क्या करते हैं कि एडवाइस देते रहते हैं कि ये कर लो, तुम्हारी ये सभ्यता, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, बहुत सलाह देते रहते हैं। लेकिन इंडिया अगर इस पूरे जितना कि सभी सलाह को अगर डिनाई कर सके, यानी कि उसको छोड़कर अपने जो उनके सभ्यता है, अपनी सभ्यता है, उस पर अगर अडिग है, तो कहीं ना कहीं यही तो उसकी टैलेंट है। तो यही बता रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी, और यही हमारी उम्मीद का आधार भी है। यानी कि कहने का मतलब कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि इतने अनुभव है, वी डेयर नोट चेंजेस, हमारी उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे को क्या करें कि हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये क्या है कि फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि वह हिल ही नहीं पड़ रही है। यानी कि मैनी थ्रस्ट their advice upon India and the remains study this is her beauty, it is the seat and shore of our hope। हमारी यही आशा है कि हमारी ऐसी ही इंडिया सबसे नंबर 1 पर चलता रहे। तो कहने का मतलब यही था। और अगला, अब हम अगले पैराग्राफ पर आते हैं। उम्मीद है आपका 2 भी पैराग्राफ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे पैराग्राफ पर आते हैं कि तीसरे पैराग्राफ में आखिर क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है जेन्युइनली। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरा जो पैराग्राफ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, वो है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। क्या मतलब है इसका? मतलब है सभ्यता आचरण का वह तरीका है, सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है, सभ्यता वो आचरण का वह तरीका है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। एंड कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि अपने रास्ता दिखाता है किसका? ड्यूटी का, अपने कर्तव्यों का। तो यानी कि ये इसमें बात कर रहा है कि अपने जो कर्तव्य है हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, कहने का मतलब यही है। और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कि कहने का मतलब है कि कर्तव्य का पालन और नैतिकता, मोरालिटी का क्या मतलब होता है? ये मोरालिटी का मतलब होता है कि नैतिकता का पालन परिवर्तनीय है, चेंजेस है, कन्वर्टिबल का यहाँ पे चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तनीय, या कि जो चीज़ें उसको बदलने वाला एक तरीका से, उसे हम बोलते हैं कन्वर्टिबल। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। आगे क्या कर रहे हैं, आगे समझिए। आगे ये गांधी जी कह रहे हैं कि नैतिकता का पालन करना, जो हमारे जो कल्चर यहाँ की जो डिसिप्लिन, जो आप बहुत बार आप छोटे होंगे तो आप क्लासेस जाते होंगे, कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर तो ये सिखाते हैं कि मोरालिटी कैसे बैठना है, कैसे किसी व्यवहार करना है, कैसे बिहेवियर्स होना चाहिए, कैसे आपको बर्ताव करना है, बड़ों से कैसी बातचीत करनी है, तो यही सब तो सिखाया था। इसे हम तो बोलते हैं डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। यानी कि ये भी बहुत सारे अनुशासन होते हैं। आप अभी क्लासेस में जाते होंगे तो यही बताया था कि आपको सुबह में अभी घर पर ही बहुत सारे रूल होते होंगे कि आपको 6 बजे उठना है, इतने बजे सोना है, वहाँ नहीं जाना है, किसी बात नहीं करना है। तो ये सब डिसिप्लिन तो है, इसे ही बोलते हैं मोरालिटी, नैतिकता। यही हमारे आगे चल कर भी यही रहेगी। अगर पहले से ही बुरा हाल है तो आगे भी बुरा रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार एक नहीं बदल सकता। यही कहने का मतलब है। और आगे देखिए कि आगे क्या आ जाए कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। क्या करने का मतलब है कि हमारे मन और हमारी भावना पर नियंत्रण ये प्राप्त करना है। यानी कि सो डूइंग वी नो आवर स्लैब्स, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ऐसा करने से हम खुद को जान पाते हैं, कैसे जान पाते हैं कि हम आखिर क्या करने वाले हैं। सभ्यता के लिए गुजराती समक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण।
सभ्यता है, यानी कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति, तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता जो है उसका, अगर गुजराती में अगर मतलब समझने की प्रयास करें, अगर आप ट्राई करें तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर जो एक्सप्लेनेशन वाला जो प्रश्न होता है जो 4 नंबर का बेसिकली आता है, तो उसमें भी आ सकता है। ये द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन क्या मीन्स हुआ, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, यानी कि अच्छा विचार, अच्छा आचरण, ये सब जो आप सुनते हो ना, जेन्युइनली वही बात है। तो अब अगले पैराग्राफ पर आते हैं, या तो उम्मीद है आपको ये भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें ज़्यादातर यही बात किया गया कि हमारा सभ्यता आचरण का वह तरीका है, यानी कि सभ्यता के बारे में जेन्युइनली बात किया गया है, सभ्यता क्या होती है, हमारे इसे कैसे डेवलप है, हम कैसे उच्च है बाकी कंट्रीज से, इसके बारे में इसमें बात किया गया है। तो चलिए अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर। अब देखिए 4 नंबर पैराग्राफ पर हम आ चुके हैं। कुल कितना है, कुल पैराग्राफ पे बात करें तो ये 24 है, हम 4 पर आ चुके हैं। लगभग आपको 1 घंटा लगेगा, उसमें आपका पूरा पूरा समझ लीजिए कि ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, पूरा पूरा समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, 4वां पैराग्राफ है। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। यानी कि इसका क्या मतलब है, तो चलिए समझते हैं। इफ़ दिस डेफिनेशन, यदि यह परिभाषा सही है, अगर हम जो बता रहे हैं या फिर जो आप पढ़ रहे हैं, अगर जेन्यूनली ये बात अगर करेक्ट है, परिभाषा डेफिनेशन अगर सही है, राइट है, तो देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, यानी कि तो भारत को, जैसा कि अनेक लेखकों ने दर्शाया, बहुत सारे राइटर्स ने इंडिया पर टिप्पणी लिखी, कमेंट किए, बहुत सारे राइटर्स की तो कमी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक हमारे महात्मा गांधी जी है जो कि इंडिया के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, बहुत सारे लिखे हैं। यहाँ तक जो भी जो डिफरेंस कंट्री है वहाँ के भी अगर कोई आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं, यात्री आते हैं, या फिर जो आप देखभाल करने वाला, तो वो भी हमारे इंडिया जो उसका कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, वो भी प्रशंसा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी देखते हैं कि हमारे कितना किसान, कितने, क्या बात करें तो बहुत सारे मेहनती है, कितना लेबोरियस है, उस पर से और भी बहुत सारी तकनीक है, जो मशीनरी का जो इन्वेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। तो जो भी आते हैं हमारी प्रशंसा ही करते हैं एक तरह से। और आगे देखिए कि किसी और से भी कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। लास्ट में ये भी बोलते हैं कि एंड दिस इज एट इट शुड बी, यानी कि आगे भी ऐसा ही चलना चाहिए, ये हमारे ख़त्म नहीं होना चाहिए। यानी कि इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। तो ये आपका 4वां पैराग्राफ था, ये तो बहुत आसान था, वेरी इजी था, और ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो शायद 5 नंबर होगा, मे बी, चलिए देखते हैं। ये आपका 5वां नंबर जो पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा जा रहा है। 5वां जो पैराग्राफ है इसमें कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, यानी कि क्या कर रहे हैं, वी आर नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यानी कि हम देखते हैं कि मन क्या बेचैन पक्षी है, यानी कि उड़ता रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ चाहिए इसको, यानी कि कभी शांत नहीं। आप सोच रहे हो कि हमें ये चीज़ हमें चाहिए, अगर ये हमारे पास मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, हम इसमें क्या कर लेंगे कि इसका सुख उठा लेंगे, लेकिन नहीं, वो चीज़ आने के बाद अब अगली डिमांड आपका खड़ा हो जाएगा कि हमें अब वो वाला चीज़ चाहिए। इस तरह से आपको किसी न किसी तरह से वो रुकना तो संभव नहीं है। परमानेंट तो अगर बात करें तो परमानेंट जो हमारा मन है, हमारा माइंड है, ये शांत होता है तो ये डेट करने पर ही होता है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। So we notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. It wants and still remains unsatisfied. यानी कि हम देखते हैं या फिर हमने नोटिस किया, हमने एक तरह से नोट किया कि हमने एक बात पर गौर भी किया कि मन जो है वो एक बेचैन पक्षी है, यानी कि हमेशा ये कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये हमेशा बेचैन रहता है, शांत रहना इसको आता ही नहीं है। जितना ज़्यादा मिलता है, जितना ज़्यादा इसको आप दे देंगे उतना ही और जाएगा, हमें और दो भैया और दो, उतना ही ज़्यादा ये चाहता है, और फिर भी असंतुष्ट रहता है, फिर भी संतुष्ट होता ही नहीं है। और एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि आपको पहले आप क्या सोचते हो, क्योंकि आप बच्चे होते हैं, आपको चिप चॉकलेट चाहिए होता होगा, आप जब छोटे होते हैं, लगभग बात करें तो आप नर्सरी में या फिर 1 to 3 में रहते होंगे, तो अभी सिर्फ आपको छोटी छोटी डिमांड होगा कि छोटा खिलौने वाला कार चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आपको बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें, यानी कि उसका कोई अभी के आप लोग अरे हम कैसे क्या खोज रहे थे पहले, तो इसी प्रकार से आप अब भी होगे तो आपको छोटा सा अभी उतना बड़ा डिमांड नहीं होगा। जैसे कि आपका अगर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे तो आप चाहिए होगा बाइक, क्या चाहिए होगा आपको, बाइक चाहिए होगा, बाइक।
बाइक चाहिए होगा और इसके बाद क्या होगा, और मान लीजिए आपको भी बाइक चाहिए होगा, बाइक जैसे आपको मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि बाइक मिल गया, मान लीजिए हीरो होंडा मिल गया, अब आप खोजेंगे हम बुलेट लेंगे इसको। अब वो समझ लीजिए कि अब आपको वो आकांक्षा होगा कि वो एस्पिरेंट होगा कि हमें वो चाहिए। अब जैसे ही वो बुलेट मिल जाएगा आप कहेंगे हमें कार चाहिए, बड़ा सा कार एकदम विंग्स का दरवाजा खुलने वाला वो चाहिए। और जैसे ही वो मिल जाएगा तो अब ऐसा नहीं कि उस पर आप बैठ कर यहाँ पे घूमेंगे नहीं, घर में लगा हुआ है, फिर आगे देखेंगे और वो कार निकला है अब वो लेना है, यानी कि मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। और मान लीजिए वो आप कार भी ले लिए, आप कार भी आप ले लिए, अब कार कहेंगे नहीं ये कार नहीं, अब हमें उड़ने वाला कार चाहिए। तो इस तरह से मन जो है वो कभी शांत हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, वो होगा ही नहीं, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और मान पूरा आपका गाड़ी का शोरूम में खरीद दिया जाए तो आप कहेंगे नहीं ये सब समझ, अब हमें एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन का मालिक या फिर हेलीकॉप्टर जो होते हैं अब हमें वो चाहिए। तो इसी तरह से किसी न किसी आपका कंडीशन देता ही रहेगा, आपको अभी वो शांत रहना ही नहीं देता, सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, एवरी सेकेंड एवरी आवर्स पूरा अनसेटिस्फाइड ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, आगे कहते हैं कि गांधी जी ने बहुत सही नोटिस किया है, ऐसा नोटिस पता नहीं आज तक किसी ने किया ही ना था, जो महात्मा गांधी जी को पता नहीं कैसे दिख गया। हम तो बहुत इसके कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि बहुत अच्छे किए गांधी जी ने। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and it still remains unsatisfied. The more we indulge in our passion. हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना ज़्यादा मिलता है इसको, जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही ये अधिक चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। हम जितना ज़्यादा अपनी वासनाओं, जो बहुत सारे वासना होते हैं, बहुत सारी आकांक्षा होती है, वासनाओं में लिप्त होते हैं वे, the more we indulge in our passion, the more unbridled they became. Our ancestors therefore as a limit to our indulgence, they saw that happiness was largely a mental condition. वे उतनी ही बेलगाम होती जाती है कि जितना आप इसको, इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा आप अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे उतना ज़्यादा आप हेल्पफुल रहेंगे। आप अपनी आप मन को जितना हो सके नियंत्रित कीजिए, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे तरीके हैं आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करके रखिए, जैसे कि हम भी आपको यही कर रहे हैं, गांधी जी भी यही कर रहे हैं। गांधी जी को भाई प्यारा, इतने गांधी जी काम किए, हमारे देश को फ्रीडम दिलवाया, तो उनके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। आप मन को शांत कर लिए तो फिर भी आपको वही हाल होगा। और आगे देखिए बेलगाम होती जाती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी भोग विलास की एक सीमा तय की कि इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं। हमारे पूर्वजों ने मशीन का भी आविष्कार इसीलिए नहीं किया कि हम एक मशीन का आविष्कार करके, हमारे दिमाग है तो और भी चाहता है, ये सोचेगा कि हमें और भी मशीन का आविष्कार करनी है, इसी तरह से वो कभी शांत रहेगा ही नहीं। और आगे कि उन्होंने देखा, किसने देखा, गांधी जी ने देखा कि हमारे भोग विलास की सीमा तय की। उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति थी, यानी खुशी कुछ मानसिक स्थिति थी, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें और भी आगे चलते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता हो गया, ऐसा रोड्स है जो कि ख़त्म ही नहीं होने वाला है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप चलते चलते कहाँ आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका उम्र हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर भी आपको वही हाल रहेगा, फिर भी आप कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, आप शांत बैठ ही नहीं सकते। कहने का मतलब यही है। तो चलिए ये आपका 5वां पैराग्राफ था, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि गांधी जी कहते हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर अनब्राइडेड दे बिकम्स आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जनेस, दे शो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। तो यानी कि वो देखते हैं कि हमारा मन जो है, अरे बहुत बहुत बेचैन पक्षी है, यानी कि कभी रुकता ही नहीं, जैसे कि ऐसा पक्षी आज तक कोई बना ही नहीं है, एक तरह से पैदा ही नहीं हुआ, कहने का मतलब। तो ये था आपका 5वां वाला भी पैराग्राफ, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। और आपका हिंदी जो वाला है ना, बहुत सहायता कर रहा होगा जहाँ तक हमें लग रहा है। और आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। और आपका इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर भी आपको कह रहे हैं, इतना आप कुछ कहने के बाद नहीं कर सकते तो फिर बहुत बुरी बात है, लेकिन कर लीजिए, करना चाहिए। चलिए अगले 6ठा पैराग्राफ पर आते हैं। 6ठा पैराग्राफ में क्या करा है, चलिए इसको हम समझते हैं। 6ठा जो पैराग्राफ है इसमें जो कहा जा रहा है कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज हर इज पुअर। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर होने की वजह से ही खुश हो। बहुत सारे हमारे लोग थे जो कि बहुत गरीबों में देखेंगे थोड़ा सा झोपड़ी है, यानी कि इस तरह से क्या बनाया हुआ है कि एक तरह से झोपड़ी है,
इतना झोपड़ी है, और इसी में वो इतने अच्छे खुश होते हैं कि यानी कि दो लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है और एक पत्नी है, एक आदमी खुद है, यानी 4 लोग हैं। इतने खुश रहेंगे कि आपसे शाम में बात करें तो मेरे घर आते काम पर जा रहे हैं और पत्नी खाना बना रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और एकदम मस्त इनकी लाइफ कट रही है। तो इस तरह से जो गरीब लोग भी होते हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो अमीर होते हैं, जो कि पूंजीपति लोग हैं, वही खुश रहते हैं। जो छोटे लोग भी होते हैं, जो गरीब लोग भी, पुअर लोग भी होते हैं, वो भी इतने खुश होते हैं जितने वो खुश होते हैं। और ज़्यादातर बात करें तो अमीर लोग तो उतना भोग चीज़ों में विश्वास रखते नहीं, क्योंकि वो उनको सिर्फ और सिर्फ मनी चाहिए, उसके अलावा कुछ रुकते ही नहीं है। वो कमाते के पीछे इतने पागल हो गए होते हैं कि वो रुकना पसंद ही नहीं करते। और चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है कि आगे के द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति अमीर होने की वजह से खुश हो या गरीब होने की वजह से दुखी हो। बहुत सारे जो लोग हो जो आप यही सोचते होंगे जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत खुश, अमीर लोग भी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी दुखी होते हैं, गरीब भी दुखी होते हैं। दुख सुख सब बराबरी होती है, सब पूरा सभी लोग की, एवरी पीपल के लिए ये सेम ही है। और अमीर अक्सर दुखी और गरीब खुश दिखाई देते हैं, ज़्यादातर यही देखा गया है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो कहावत है, ये तो हम इसमें बिलीव नहीं करते, तो ये सब आपकी चॉइस है। तो हैव द पुअर टू बी हैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, जो गरीब वो खुश होते हैं। अब मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, observing all this our ancestors dissuaded us from luxurious and pleasures, यानी कि आगे क्या कहा जाए कि मिलियंस लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये सब देखकर हमारे पूर्वजों ने, अगर हमेशा ही गरीब रहेंगे तो हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें विलासिता वाले यानी कि लग्जीरियस, जितने में आज बहुत देखेंगे तो लग्जीरियस कार तो इतनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है कि उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हमारे लग्जीरियस में और हमारे पूर्वजों ने विलासिता और सुख सुविधाओं से दूर रखा कि तुम सुख सुविधाओं से दूर रहो, ऐसा होगा तो इसको गुलाम बन जाओगे और फिर ये तुमसे बहुत गुलामी करवाएगा। लग्जीरियस एंड प्लीजर से बहुत ही दूर रखे हमें पूर्वजों ने। हम उसी तरह के हल से काम चलाते हैं, जैसा हल था हम उसको आगे नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि मान लीजिए हम हल था और चला रहे थे। देखिए अभी आप देखेंगे आपके जो विलेज होगा, जो आपका गांव होगा, उसमें जो लोग रहते होंगे ना, जो लोग जो पहले ज़माने के, जो कि बाबा आदम खोल के ज़माने के होंगे, वो इतने ताकतवर होंगे कि अभी मान चलिए उनके जो उम्र होगा वो भले ही 80 हो, भले ही वो 80 साल के हो, लेकिन उनमें अगर एनर्जी देखोगे ना, उसकी ताकत देखोगे ना, तो वही 20 साल वाले, 18-19 साल वाले होगा पूरा। लेकिन आज के युग के देखो, जो 18 साल के जो लड़के होंगे, अगर वो 80 पहुँचेंगे तो पूरा साफ खराब हो जाएंगे, यानी कि कुछ ताकत की तो इतनी ज़्यादा वीकनेस उनकी फील हो गई कि कुछ कह ही नहीं सकते। क्योंकि वहाँ पे उन जो 80 वाले जो है वो बहुत मेहनत की है, वो हल चलाए खेत में और दिन भर मान के लिए 24 घंटे में वो 10 बात करें तो 12 से 13 घंटा तो वो काम ही करते रहते थे। यानी कि इतना ज़्यादा वो मेहनत किए कि उनका शरीर जो बॉडी था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो आज भी पूरा तंदुरुस्त है, चलते फिरते लोग हैं। लेकिन यही जो आजकल ये मोबाइल जनरेशन जो चल रही है, तो ये अगर पहुँचेगी 80 में तो ख़त्म हो जाएगी, ये तो बिस्तर पकड़ लेगी, बिस्तर सो रहेगी। अभी जब देख रहे हैं तो बहुत सारे खेलना भी बंद हो चुका है। आज कहाँ कौन खेल रहा है, तो मोबाइल आ गया, पबजी आ गए, फ्री फायर आ गए, बहुत सारे ऐसे वैसे गेम आ गए हैं जो कि खेलने में बहुत मज़ा आता है। और आज के जो यंग लोग हैं यही खेल रहे हैं। और क्या करें आगे, क्या कहते हैं गांधी जी, तो आगे गांधी जी कह रहे हैं कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लफ एज एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, यानी कि कहने का मतलब जो हज़ारों साल पहले हुआ करते थे, हमने उसी तरह के झोपड़ियाँ रखी, यानी कि जो पहले के झोपड़ियाँ थे वही झोपड़ियाँ रखी थी। लेकिन आज कल देखिए आज क्या हो चुका, सब कुछ गुलाम है। जितने आप जी देख रहे हैं सभी तो मशीन है, मोबाइल भी मशीन है, कंप्यूटर भी मशीन है, डिजिटल बोर्ड, बहुत सारे जो मशीनें चीज़ें आ चुकी है, जितना कि सारा चीज़ मशीन, एक से एक मशीन का उपयोग हो सका है। पहले का चीज़ तो एक तरह से लुप्त ही हो गई है, गायब भी हो गई है। और आगे देखिए कि वी हैव, यानी कि इसमें अभी और भी है कि करते थे। और आगे है कि वी हैव retained the same kind of cottage that we had in former times, and our intelligence education remains the same as before. We have had no system of life, कहने का मतलब है कि जो हमारे पास पहले हुआ करती थी, हमारे जो पहले जो चीज़ें हमारे पास थी, और हमारी स्वदेशी शिक्षा भी पहले जैसी ही है। हमारे पास जीवन जीने की कोई प्रणाली नहीं थी, जीवन जीने की हमारे पास कोई ऐसी प्रणाली नहीं थी जिसका हम जीवन जी सके, बहुत सुख सुविधा में जी सके। लेकिन आज देखिए
वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो हमेशा आज तक कुछ ऐसा भी मशीन निकलने वाला जो कि आदमी को मुर्दा से जिंदा कर सकता है। यार ऐसा ऐसा मशीन कैसे हो सकता है? ऐसा होता समझ लीजिए ऐसे भी इंडिया के पॉपुलर यहाँ के अरबों में है, पता नहीं चलेगा कि और भी खरबों में कहीं न हो जाए। इस तरह से इतना टेक्नोलॉजी हो गई है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है इस कंट्री की बात करते हैं। ऐसे इस कंट्री में नहीं, बाकी और भी कंट्री, डिफरेंट कंट्री और भी है, यूएस में भी है, यूनाइटेड किंगडम में भी है, बहुत सारे कंट्रीज़ में है। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, बहुत सारे पे होता है। और एक हमारा जो चैप्टर है, ये तो मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। दूसरा चैप्टर में तो भारत इज होम के, भारत इज माई होम जो चैप्टर है, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन वो क्या करते हैं कि जो स्पीच दे रहे होते हैं उसके बारे में पूरा स्पीच का लेकर उससे डाल दिया गया इसमें। और जो वो जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उस चैप्टर में पूरे अच्छी तरह से बताया गया कि हम पहले कैसे थे और धीरे धीरे कैसे इन्वेंशन हुआ। हम अभी आज तक यानी कि बात करें तो हम बहुत पहले से 100-200 साल से कैसे डेवलप किए। हम पहले जानवर जैसे दिखते थे तो कैसे इंसान बने, जेन्युइनली उसके बारे में बात किया गया है। तो उसके बारे में वो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा उसमें भी। तो ये जो आपका छठा पैराग्राफ था, उम्मीद है इसको भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए कहेंगे तो एक और पढ़ कर आपको समझा देते हैं। चलिए पढ़ ही देते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors shielded us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of pluff as exists thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our intelligence education remains the same as before. We have had to system of life. तो ये था कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर होने की वजह से ही खुश हो, गरीब होने की वजह से वह दुखी हो। अमीर अक्सर दुखी और गरीब अक्सर खुश दिखाई देते हैं। लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से दूर रखा। ऐसा नहीं था कि उनको मशीन, वो भी मशीन का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन उसको हमके दूर रखे। हम उसी तरह से हल में काम चलाते थे जो हज़ारों साल पहले हुआ करते थे। बहुत सारे हज़ार साल, आज के बाद का कोई हल रखा ही नहीं, सबके पास ट्रैक्टर खड़ा है, बुलेट है, सबके पास है। हमने उसी तरह से झोपड़ियाँ रखी जो हमारे पास पहले हुआ करती थी, और हमारे स्वदेशी शिक्षा भी पहले जैसे ही है। हमारे पास जीवन जीने की कोई प्रणाली थी ही नहीं, सिस्टम थी ही नहीं, लेकिन आज सिस्टम ही सिस्टम है, अनेकों सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम है। नेक्स्ट अब बोला ये आपका छठा पैराग्राफ था। अब आप हमारे सातवां पैराग्राफ पर चलिए आते हैं, और सातवें पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है चलिए इसको हम देखते हैं। अभी यही पे बता, अभी छठा ही पैराग्राफ वही बचा हुआ है। चलिए पहले इसको ये समझते हैं, उसके बाद सातवें पैराग्राफ पर देखा जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग कंपटीशन इज फ्लॉड, his own occupation or trade and charge a regular wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. They therefore after due deliberation decide that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. कहने का मतलब क्या है? कहेंगे भैया आप इतना तो पढ़ दिए, कुछ समझ में ही नहीं आया। चलिए समझाते हैं। पहले आपको समझाएंगे कि देखिए शुरू से देखिए, अकॉर्डिंग कंपटीशन एच followed his own occupation or trade and charge a regular wage. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सहकारी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय या व्यापार करता था। क्या करता था? प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी सारे व्यक्ति थे उन सभी ने अपना व्यापार और व्यवसाय, यानी जो भी उनका काम है, जो व्यापारी करते व्यापारी है तो वे व्यापार करेंगे, बिजनेस में है तो अपना बिजनेस करेंगे, यानी जो भी उनका काम है वो कर देते, और नियमित वेतन लेता था, यानी कि जो भी उनका सैलरी होते वो लेते थे। ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। पहले ऐसा हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स, ऐसा नहीं था कि वो मशीन चलाना नहीं जानते थे, वो आविष्कार इन्वेंशन नहीं कर सकते थे, लेकिन हुआ कि वो सोचते थे कि हम उसके गुलाम हो जाएंगे। लग्जरी उनको बिल्कुल भी पसंद ही नहीं थी। इट वॉज नोट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, यानी कि लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, वो जानते थे, क्या जानते थे? वह जानते थे कि अगर हम ऐसी चीज़ों के पीछे अपना दिल लगाते हैं, अगर हम इसमें इंटरेस्ट लेना अगर हम शुरू कर देते हैं तो बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ यू नॉट सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लैब्स एंड ऑल्सो आवर मॉरल फाइबर।
यानी कि दिल लगाते हैं और हम गुलाम बन जाएंगे तो हम उससे के गुलाम बन जाएंगे, वो हर चीज़ें हमें अपना गुलाम बना लेगी और अपनी नैतिक ताकत खो देंगे, जो हमारे हम डिसिप्लिन है वो हम खो देंगे। इसीलिए क्या किए, इसीलिए दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइड दैट वी शुड only do what we could with our hands and feet. They show that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. इसीलिए इसीलिए देयरफॉर इसीलिए उन्होंने उचित विचार विमर्श के बाद यानी कि बहुत मीटिंग की हुई उन्होंने, पूरा जितने बुजुर्ग लोग वहाँ बैठ के अरे भाई, और हम मशीन का वो ये कहा हुआ कि अरे देखिए सर, देखिए मशीन का विचार करते हैं, इससे हुआ क्या कि हमारी जो खेत की जो फसलें ना वो और ग्रो करेगी और ज़्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं ऐसा करेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे, अगर फिर ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे। तब जाकर मीटिंग हुई होगी, तब ये फैसला लिया गया कि हम मशीन का आविष्कार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग टपके होंगे यानी कि उसका मृत्यु होगी, नया जनरेशन शुरू होगा, वो मशीन आविष्कार कर दिया होगा और फैसला किया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि हम वही काम करेंगे जो हमारे शरीर से हो सकता है हम अपने हाथों और पैरों की सहायता से, हेल्प से कर सकते हैं, हम सिर्फ वही काम करेंगे, बाकी कुछ तो नहीं करेंगे ही नहीं। उन्होंने देखा कि हमारी जो असली खुशी है, रियल जो हैप्पीनेस है, हमारी असली खुशी है और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में निहित है। और हम हाथ पैर, हमारी जो बॉडी ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे इन लग्जरी को लेकर, हम भोगेंगे कैसे। हमारा जो शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा तो इसलिए वो सोचे कि हम काम भी करेंगे, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होगा, शरीर भी ठीक रहेगा, काम भी हो जाएगा और हमारे इन्वेंशन भी, हम पुराने कल्चर को ये फॉलो करते ही रहेंगे इस तरह से। तो ये कुछ विचार हुआ उनका था, तो इस प्रकार से वो लोग किए होंगे। तो उम्मीद है आपको इस भी आपको बहुत समझ में आ गया होगा। ये जो आपका 6वां नंबर पैराग्राफ था ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 7वां पैराग्राफ पर आते हैं। 7वां पैराग्राफ पर आते हैं। देखिए 7वां पैराग्राफ में क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। अब चलिए 7वां पैराग्राफ पर आता है कि 7वां पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। 7वां पैराग्राफ में है कि दे फर्दर रीजनड दैट लार्ज सिटीज वेयर अ सेनियर एंड अ यूजलेस encumbrance and that people would not be happy in then that there would be gang of thieves and, यानी कि उन्होंने आगे तर्क दिया। 7वां कहा कि उन्होंने आगे तर्क दिया, क्या तर्क दिया, क्या लॉजिक लगाया, तो उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े शहर जो मान चलिए हमारे ये है हमारे छोटा गांव और ये है हमारा बहुत बड़ा शहर, ये है शहर, और ये हमारे रहते हैं पूर्वज, मान चलिए यहाँ पे हमारे रहते हैं पूर्वज, यहाँ पे पूर्वज रह रहे हैं और यहाँ पे लोग चोर, यहाँ पे चोर डाकू ये सब यहाँ पे क्या कर रह रहे हैं। तो यहाँ कर वो सोचा कि अगर हम गांव में, यानी कि अब छोटा गांव है, इसमें बहुत सारी ज़रूरत होगी जो कि हमें शहर से सामान लाना होगा, तो ये सोचा कि हम अगर इसमें प्रवेश कर जाएंगे, अगर इसमें प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पे जो डाकू लोग होंगे या बंदूक लिए होंगे ये हमें लूट लेंगे या पकड़ लेंगे, सारा जितना माल पाते हैं सब छीन लेंगे और हमें मार भी डालेंगे। इसलिए सोचा कि हमें शहर जाना ही नहीं है, हम गांव में खुश है और खुश रहेंगे, जो चीज़ ज़रूरत है वो हम खुद ही हाथ पैर से बना लेंगे, बाहर शहर वह हम जाएंगे ही नहीं। यानी कि वो डरते थे कि क्या कोई छीन छान ना ले। इसलिए तो कहने का मतलब है कि उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े शहर एक जाल और बेकार बोझ है, बहुत जाल है, बेकार बोझ है। लेकिन आज क्या है, हम बहुत सारे व्यापार है वो शहरों से ही कर रहे हैं, लोग तब खुश नहीं होंगे। वहाँ चोरों और बदमाशों के गिरोह होंगे, वहाँ गैंग होगी, एक चोर बदमाश लुटेरे ये सब होंगे जो कि हमारे लूटने के लिए बैठे होंगे, हमें इंतजार में बैठे होंगे कि इनको लूटना है कैसे भी करके। लेकिन आज क्या है, आज हम शहर, बहुत सारे लोग तक गांव के बहुत नीच डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट है कि यार गांव में रहता है यार जाहिल गवार, इस तरह से बोलते हैं। गांव शहर में समझते हैं कि बहुत फैंटेस्टिक है, बहुत सारे मॉडर्न हो गया है, तो शहर में ज़्यादा रहना वो पसंद करते हैं। तो ये था आपका अगला आइए पेज पर, और इसी में आपका 7वां पैराग्राफ में कुछ और भी है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। बीयर्स बर्ड्स प्रोमिटेशन एंड सस फ्लोरिशिंग इन देयर एंड द जीव मैन वुड बिसोड बेडेड, यानी कि बिस्को बिडेड। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बर्ड्स प्रोमिटेशन और सस पनप रहे थे और यहूदी लोग क्या कर रहे थे, सो भी बियोड हो गए, वहाँ पे गायब हो गए, सो भी बियोड हो गए। तो ये था आपका 7वां जो आपका पैराग्राफ, ये भी समाप्त हो गया। अब 8वां पैराग्राफ पर चलते हैं कि 8वां पैराग्राफ में क्या कह रहा है। 8वां पैराग्राफ इस तरह से आ चुके हैं, देखिए कि 8वां पैराग्राफ में क्या कह रहा है। हमारे 8वां पैराग्राफ है, इसमें कह रहा है कि दे शो दैट किंग एंड देयर स्वार्ड्स, दे शो दैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वार्ड ऑफ एथिक्स। वे देखते थे
क्या करते थे, विश्व वे देखते थे कि राजा और उनकी तलवारें, राजा है जो कि किंग है, जो कि सिंहासन में बैठा है, दो बगल में जो क्या है सेनापति है जो कि पंखा डुला रहे हैं, तो वो बैठा हुआ है राजा, और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से कमतर है। नैतिकता जो कि डिसिप्लिन मोरालिटी, जो नैतिकता की तलवार है वो उसकी कमतर है। दे शो दैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स, स्वार्ड मतलब होता है तलवार, शायद आपको पता नहीं होगा, बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो पता ही होगा, 12th के स्टूडेंट है ना, आप पता ही होगा। स्वार्ड्स वेयर इन्फेरियर, इन्फेरियर कमतर है टू द स्वार्ड ऑफ इथिक्स, यानी कि इथिक्स यानी कि वो नैतिकता, इथिक्स, एंड दैट देयरफॉर हेल्ड द सोवरिंग्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे देखते थे कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से कमतर है, और इसलिए वे पृथ्वी के शासकों को, पृथ्वी के जो शासक, पृथ्वी के जो राजा वगैरह थे जो कि शासन करने वाले थे, पृथ्वी के शासकों और ऋषियों और फकीरों से कमतर समझते थे, कम समझते थे उससे कि ये कम है। लेकिन आजकल के जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, ऋषि, वो राजाओं से कहीं ऊपर है, बहुत ऊपर है, और सिर्फ शासन करना चाहते हैं, लेकिन वो उनका सबक सीधा भगवान से है, एक टपका देंगे सीधे। और आगे क्या कर रहे हैं कि आगे है कि जिस राष्ट्र का संविधान ऐसा हो, जिस नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो, तो वह दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को सिखाने के लिए अधिक योग्य होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो शांत महात्मा, तो वो तो खुद तो सीखे ही होते हैं, वो दूसरों को भी सिखाने में सक्षम होते हैं। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। यानी कि वो दूसरों को लर्न भी करा सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं, अदर लोगों को। वो खुद तो सीखे ही है, लेकिन वो साथ अपने ज्ञान को बांट रहे, इसके और भी लोग सभ्य हो रहे हैं, और भी लोग सीख रहे हैं, और भी लोग अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। This nation had courts, lawyer and doctors. This nation had courts, lawyer and doctors, but they were all within bonds. Everybody knew that these professions were not particularly superior, moreover these। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि इस राष्ट्र में न्यायालय, वकील और डॉक्टर थे। क्या थे, इस कोर्ट में न्यायालय के जज थे, और वकील थे, लॉयर थे एंड डॉक्टर थे। लेकिन बट वे सभी, यानी कि बट दे सीमाओं के भीतर थे। क्या थे, बट दे वेयर ऑल विथ बॉन्ड्स, पर वे सीमाओं के भीतर थे, यानी कि बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, एक बॉन्ड था, उसके वे भीतर ही थे, बाहर नहीं थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशन वेयर नोट पार्टिकुलरली सुपीरियर, मोरेवर दीज, यानी कि हर कोई जानता था कि ये पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। ये पेशे ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर के श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पेशे श्रेष्ठ नहीं है। इसके अलावा ये क्या करते थे, चलिए जानते हैं। इसके अलावा वे वकील्स एंड वेट्स डिड नॉट रॉब पीपुल, दे वेयर कंसीडर्ड people dependent not their masters। justice was tolerably fair, यानी कि न्यायाधीश सहनीय रूप से निष्पक्ष था। न्यायाधीश जो जज था वो निष्पक्ष था, मतलब किसी को पक्ष में वो पक्ष नहीं लेता था, जो सही होता था। जो ऐसे ही आप बहुत सारे फिल्म देखते होंगे तो उसमें होता है कि सुनाते हैं कि क्या बोलते हैं, मिस्टर कोर्ट तमाम सबूतों और गवाह को परखते नजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धारा 307, 308, 309 इसके तहत, यानी कि वो बताते हैं कि हम किस धारा के तहत किसको क्या सजा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी से तुमको फांसी 4 साल जेल, ऐसा नहीं। वो कुछ धारा बताते हैं कि वो संविधान बताते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं कि आपको इस धारा के तहत आपको इस जुल्म पर इसकी सजा हो रही है। ऐसा नहीं, वो भी नियम से बंधे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते वो। यानी कि आगे कहते हैं कि द ऑर्डिनरी, गांधी जी क्या कमेंट किए इस चैप्टर में, मतलब बहुत अच्छा लगा। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। क्या कि द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। क्या कह रहे हैं कि लोगों को उनके पास फुसलाने के लिए कोई दलाल नहीं था, कोई दलाल नहीं। नोट देयर मास्टर्स जस्टिस वाज टॉलरेबल, यानी अवॉइड कोर्ट्स। देयर वे नो थॉट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। क्या कर रहा है कि यह बुराई भी केवल राजधानियों और उसके आसपास ही देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, जो बुराई है ये सिर्फ राजधानी उनके आसपास जो होते हैं ना, सिर्फ वही देखने को मिलते हैं।
आम लोग सौंदर्य से रहते हैं, आम लोग जो होते हैं, जो गरीब लोग देखेंगे बड़ा सौंदर्य से, बहुत सौंदर्य से, कोई फर्क नहीं, दिन भर काम की, रात का सो गए, फिर मस्ती में, फिर सुबह उठे, फिर काम गए, फिर अगले दिन सो गए, कोई टेंशन नहीं है। और अमीर लोग वो टेंशन में, उसको नींद नहीं आती कि वो सोचते हैं यार 500 करोड़ कैसे उसको हासिल करना है। इसलिए बहुत सारे उनको बड़े बड़े सोच होते हैं और उन पर लगे होते हैं दिन रात 24 आवर 24 आवर्स वो लगे हुए हैं। और यही उनकी क्या होती है कि वो उनके खुश नहीं रह पाते ना, मेन बात वही होता है उनकी। और अपना कृषि, जो अपना कृषि व्यवसाय जो होती है ना, कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर होते हैं, गांव में खेती बाड़ी करते हैं, तो वो कृषि व्यवसाय करते थे। वे सच्चे श्वासन और आनंद लेते थे। क्या करते थे वो, मस्ती में खेत जोत रहे, उसमें से हल चला रहे, उसमें से दाना निकल रहा है, उसको ले आ रहे, गेहूं दनवा रहे, इस तरह से कुछ ना कुछ काम करते रहते थे और हमेशा वो बिजी रहते थे। और लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, वो तो टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए, पता नहीं डिप्रेशन में किसी का मौत भी हो गया उसी में, इस तरह से वो डिप्रेशन में रहते थे। गरीब लोग मस्ती में तैयारी कर रहे हैं इस तरह से। तो ये था आपका ये पैराग्राफ। चलिए अगला पैराग्राफ आते हैं, उम्मीद है आपको ये भी समझ चुके होंगे। यानी कि आगे कहता है कि द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, दे एंजॉय ट्रू होम रूल। क्या कहता है कि अपना कृषि व्यवसाय करते थे, वे सच्चे स्वशासन पर क्या करते थे, वे सच्चे स्वशासन का आनंद लेते हैं। होम रूल मतलब है कुछ अपना नियम, यानी कि कुछ घर का या फिर कुछ ऐसा नियम जो हम खुद बनाए हो, कोई दूसरा नहीं बनाया हो, तो उसे हम बोलते हैं होम रूल। तो इसे हम बोलते हैं होम रूल। चलिए अब आते हैं हम अगले पैराग्राफ पर। उम्मीद है आपका ये पैराग्राफ तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे, नहीं समझेंगे चलिए एक बार और इसको आपको पढ़कर आपको समझा देते हैं। Vehicles and words did not rob people, they were considered people's dependents, not their masters. Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. There were no thoughts to lure people into them. This evil too was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agriculture occupation. They enjoyed true home rule, यानी कि वो अपने अपने रूल में, अपने नियम में वे इंजॉय करते थे। तो आइए अगले पैराग्राफ है 9 नंबर। अगला जो पैराग्राफ है वो है आपका 9 नंबर। इसमें क्या करा है चलिए इसको समझते हैं। और ये आपका 9वां पैराग्राफ है। इसमें क्या कहा जाए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये आपका 9वां पैराग्राफ है। और इसमें कहा जाए कि द इंडियन सिविलाइजेशन as described by me has been so described by its votaries in no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. The tendency of Indian civilization is to elevate moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality, यानी कि immorality. The latter is goalless, the former is based on a, यानी कि इसका मतलब आप कहेंगे भैया पढ़ तो दे रहे आप समझा नहीं रहे। अरे भाई समझाते हैं। अभी देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स, यानी कि वॉट रीच है, यानी कि इसका मतलब है भारतीय सभ्यता का वर्णन, भारतीय सभ्यता इंडियन कल्चर का वर्णन मैंने जिस तरह किया है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वेराइटीज, यानी कि जैसा उसका वर्णन किया है वैसा ही इसके अनुयायियों ने भी किया है, ऐसा इसको लोगों ने भी किया है, इसका बहुत दूर के अनुयायियों भी नहीं ऐसा ही किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, यानी कि कहने का मतलब है कि दुनिया में के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोग पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। कोई भी ऐसा लोग नहीं जो पूर्णता वो प्राप्त कर पाए, कोई पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, यानी कि पाए भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है नैतिकता को ऊपर उठाने की, कि हमारे और भी डेवलप करने हैं हम नैतिकता, जो हमारे मोरालिटी है, इथिक्स है, डिसिप्लिन है, इसको और ऊपर उठाने की। जबकि पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता का प्रचार करती है। वो कहते हैं नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको जो मशीन करके तुम्हारे कोई बात नहीं मानेंगे, इस प्रकार से हमें बुराई करते हैं। कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बहुत पकड़ कर मारना चाहिए उनको। उत्तराद और ईश्वरहीन है, वो क्या भगवान विश्वास नहीं करते, भगवान में कुछ नहीं होते, हम भी भगवान हैं, यहाँ पर गॉड, यानी कि बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो खुद मानते नहीं, हमारे इंडियन हम भगवान को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, जितने भी हमारे गॉड है सभी को मानते हैं,
लेकिन पश्चिमी देश वाले ऐसा नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तुम बेकार में पूजा करते हो। अगर मान लीजिए एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक लोग आ जाए, वो देख लेगा अगर घर में क्या करो, गोबर से नीप रहा है, तो वो तो कहते हैं अरे बेकार क्या काम कर रहे हो। तो इस प्रकार से वो बहुत हिनाई करने लगेंगे। पूर्व एक पर आधारित है, यानी कि लेटेस्ट गॉडलेस द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन। चलिए अब अगले हम पैराग्राफ पर आते हैं। अगले पैराग्राफ है कि बिलीफ, सॉरी उसी में थोड़ा सा बचा हुआ है, बिलीफ इन गॉड शो अंडरस्टैंडिंग एंड शो बिलीविंग इन बिहेव्स एवरी लॉवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ऑल इंडियन। ईश्वर में विश्वास, हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यानी कि इतनी समझ और इतना विश्वास रखते हुए, इतनी समझ हमारे पास, ऐसा नहीं हम मूर्ख नहीं यार, हम समझ रखते हैं, हम विश्वास बिलीव करते हैं गॉड में, इतना विश्वास रखते हुए भारत के हर प्रेमी को पुराने भारतीय सभ्यता से उसी तरह चिपके रहना चाहिए जैसे एक बच्चा माँ के स्तन से चिपकता है। इस प्रकार से आपको चिपके रहना चाहिए, यानी कि बिलीव इन गॉड शो अंडरस्टैंडिंग एंड शो बिलीविंग इन बिहेव्स एवरी लोअर्स ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ऑल इन। उसी तरह से सभी प्रेमी को अपने भारत से प्यार करना चाहिए, अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए। बहुत आज देखिए पूरे सभी पश्चिमी देश को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ड्रेस पहन लेंगे, लड़कियां भी हो चाहे लड़के, सभी कुछ मॉडर्न बनना चाहते हैं। सभी कोई गाँव के कुछ रीति रिवाज कोई का फर्क ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बाहर में जाए सारी दुनिया अपना जो मॉडर्न बनना है वो मॉडर्न बन ही रहे हैं। आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल रहा है, आप सोशल मीडिया तो बहुत नए नए जो ड्रेस देख रहे हैं ना वही पहनने लग रहा है। हमारी कल्चर को सब भूल ही गए एक तरह से। सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि चिपके रहना चाहिए, जैसे एक बच्चा अपने माँ के स्तन चिपकता है उस प्रकार से बोला कि सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। उस प्रकार से हमारा कि हम अपने सिविलाइजेशन को करने का मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि हम अपने सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता को छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये कह रहे हैं। चलिए अब अगला हमारा 10वां जो है 10वां पैराग्राफ है, इसमें क्या करा है चलिए उसको देखते हैं। 10वां हमारा पैराग्राफ है, तो इसमें करा कि आई एम नो हैटर ऑफ द बेस्ट, आई एम नो हैटर ऑफ द बेस्ट, आई एम थैंकफुल। कहने का मतलब कि मैं पश्चिमी देश से नफरत नहीं करता। कौन? गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऐसा नहीं कि बहुत नफरत करता हूँ, मैं पश्चिमी देश से बिल्कुल नहीं नफरत करता, बिल्कुल नाराज हूँ, बिल्कुल दुखी हूँ। आई हैव नो हैटर ऑफ बेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट ऑफ मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं पश्चिमी देश से नफरत नहीं करता हूँ, मैं उससे दुखी नहीं हूँ, मैं उससे बुराई नहीं करता हूँ, पश्चिमी साहित्य से मैंने कुछ सीखा है। गांधी जी बोल रहे हैं कि मैंने पश्चिमी देश, ऐसा नहीं वो बहुत बुराई कर रहे हैं, हम कुछ उससे ये बता रहे हैं कि वो कम तो है लेकिन ऐसा नहीं बहुत बुरे हैं, पश्चिमी साहित्य से भी मैंने कुछ सीखा है। गांधी जी बोल रहे हैं कि मैंने पश्चिमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी सीखा है, उसके लिए मैं पश्चिमी का आभारी हूँ, मैं पश्चिमी देशों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स बोल रहा हूँ कि आपसे मैंने कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट करने मतलब, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ, मॉडर्न सिविलाइजेशन का आभारी हूँ, जिसने मुझे सिखाया है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुँचे, बहुत हाईएस्ट बहुत ऊपर पहुँचे, भारत इंडिया बहुत ऊपर पहुँचे, तो क्या करना पड़ेगा, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, क्या करे, यह करेगा तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद, आधुनिक सभ्यता के जो अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, उसके अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मैंने उनसे एक सबक सीखा है। अब कौन सा सबक सीखा है? उनसे मैंने एक सबक सीखा है कि और यह है, जो मैंने वो सबक सीखा है वह यह है कि हमें हर कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए, हमें इस समय विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें सबसे दूर रहना चाहिए, यही सीखा है कि यानी कि वही बता रहे हैं कि हमारे जो आपसे सीखा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमने आपसे सीखा है कि अगर हम कुछ करना है तो हमें आपसे जैसा नहीं बनना है, हम अपने कुछ नियम फॉलो करें, जैसे कि आप अपने नियम बनाए हुए हैं वैसे हम भी अपने नियम बनाएंगे। यही कर रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी, किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बता रहे हैं हमने आपसे सीखा है और हम आप पर ही अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप फिल्म वगैरह में देखते होंगे वैसा ही सीख। चलिए आगे अगला पैराग्राफ पर आते हैं और देखिए कि अगला पैराग्राफ में क्या कर रहा है। अगला पैराग्राफ जो है उसमें देखिए कि 11वां जो पैराग्राफ है इसमें करा है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि वह आधुनिक सभ्यता क्या है। गांधी जी बोल रहे हैं कि वो आधुनिक सभ्यता मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल,
इट इज़ क्या कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन यूज इट अनब्यूटेबल, यानी कि अनड्यूटरेबल मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। क्या कर रहा है कि वो आधुनिक सभ्यता क्या है, यह सामग्री की पूजा करते हैं। ये क्या करते हैं, यह सामग्री की पूजा करते हैं, मटेरियल, यानी क्या, अगर मटेरियल वर्शिप करते हैं, मटेरियल को वर्शिप करते हैं। जो मान लीजिए जो कुछ यंत्र है, इस प्रकार से यंत्र है, मान लीजिए इसमें क्या है, एक तरह से आप मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, यह मशीन, इसमें कपड़ा क्या करता है, इसमें कपड़ा खींचा जा रहा है, कपड़ा इसमें धोया जा रहा है, और इसको बना ली, यानी कि बहुत मान लीजिए 2 साल लगा या फिर 3 साल लगा, 4 साल लगा, 5, जितना भी साल लगा, एक मशीन को बनाने में समय लगा, और ये मशीन बना ली, सक्सेसफुल हो गया, पूरा अच्छा से बन गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, पश्चिमी इसको पूजा करेंगे, बाकी इसको क्या अगरबत्ती बताएंगे, पूरे अच्छे तरह से बहुत प्रसाद भी चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे इसको, ये हमने मेहनत है, हमने इसे बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, इसको तो यार छोड़ो यार, इसको तो सब बना लेंगे, हम पूजा करेंगे गॉड को, हम भगवान को पूजा करेंगे। तो इस तरह से बहुत अलग है, डिफरेंस है। और ये चाहते हैं इंडिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन कि हम इनके तरफ आ जाएं, हम क्या करें, इंडिया यानी कि भारत, भारत ये सोचता है कि हम भारत को अपने में मिला लें, यानी कि भारत भी हम जैसा करें वैसा ही करें। लेकिन हम भी सोचते हैं, महात्मा गांधी ये भी बोल रहे हैं कि हम भी सोचते हैं कि तो अगर हम भी तुम्हारे में आना चाहते हैं, तो अगर दिक्कत है तुम हमारे में आ जाओ ना, तुम भी हमारी तरफ गॉड को पूजा करने लगो, मशीन को, मटेरियलिज्म ये सब छोड़ो, और तुम भी हमारी तरफ आ जाओ। तो इस प्रकार दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों को कोई पसंद नहीं है, दोनों कल्चर अलग अलग है, इसलिए बता रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि वह आधुनिक सभ्यता क्या है, यह सामग्री की पूजा करते हैं, बेवकूफ़ है। यह अमेरिका में जानवर की पूजा करते हैं, कि जानवर, हमारे यहाँ देखे इंडिया में कोई जानवर की पूजा करते नहीं होता है, अमेरिका में जानवर की पूजा करते हैं, सांप लगेगा उसको पूजा करने लगेंगे। ऐसे तो हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर पूजा करते हैं जिसका कोई इंडिया में वैल्यू ही नहीं है। यह अनियंत्रित भौतिकवाद और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। अगर यह भौतिक सभ्यता की विजय है, अगर यह भौतिक सभ्यता जो कि फिजिकल जो भी मटेरियल ये सब है, इसकी सभ्यता का अगर विजय है, हर कदम पर नहीं सोचता है। ये क्या करता है, हर कदम पर ये नहीं सोचता है। And कि what is that modern civilization? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in use it under क्या कि unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the temple of material civilization। यानी कि वह क्या करता है कि वह आधुनिक सभ्यता क्या है, यह सामग्री की पूजा करते हैं, यह अमेरिका में जानवर की पूजा करते हैं, यह अनियंत्रित भौतिकवाद और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। अगर यह भौतिक सभ्यता की विजय है, तो हर कदम पर यह नहीं सोचता है। अब अगला पैराग्राफ है, उस पर आते हैं। और ये देखिए 12 नंबर जो पैराग्राफ है, क्या करा है इसको, 12 नंबर पैराग्राफ, और देखिए 12 और 13 दो पैराग्राफ अभी और बचा हुआ है, इसको पढ़ाएंगे। देखिए 12 नंबर जो पैराग्राफ है कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेट टू द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres। आप कहेंगे पढ़ दिए, समझाइए, आप समझाते हैं। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इज नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यानी कि दोनों सभ्यताओं की खूबियों को तोलना, दोनों सभ्यता, इंडियन जो सभ्यता है वो भी और पश्चिमी, दोनों सभ्यता को एक तरह से सभ्यता खूबियों को तोलना शायद अनावश्यक नहीं बल्कि बेकार भी है। ऐसा नहीं कि वो अनावश्यक है, बेकार भी है, बहुत बेकार। क्यों तुल ले हम, टू सिविलाइजेशन इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, यानी कि पश्चिमी ने अपनी जलवायु और परिवेश के अनुकूल सभ्यता विकसित की है। अपनी जलवायु, बहुत सारे उनके रूल है, जलवायु है, उनकी ऐसा स्थिति नहीं है, तो वो अपने अनुसार उनकी सभ्यता को विकसित की है। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, अपनी स्थिति के अनुसार उसने विकसित की है। और इसी तरह हमारे पास अपनी परिस्थितियों के अनुकूल सभ्यता है, और दोनों ही अपने आप क्षेत्रों में अच्छी है, दोनों अपनी अपनी क्वालिटी में सब बेस्ट है, ऐसा नहीं कुछ खराब है, सब अपने अपने नज़र में सभी बेस्ट है। जैसे कि आप अपने नज़र में बेस्ट होंगे, हम अपने नज़र में बेस्ट है, वो अपने नज़र में बेस्ट होगा, सब अपने अपनी नज़र में बेस्ट है, सब द बेस्ट है, कोई कम नहीं है। नो आवर कंडीशन एंड बोथ आर गुड एंड देयर ओन स्पेसिफिक स्पेसिस, एंड सब अपने आप में बेस्ट है। अब 12वां जो आपका ये जो था पैराग्राफ, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगला नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ क्या कर रहा है, चलिए इसको हम डिटेल से समझते हैं। अगला जो पैराग्राफ है वह 13 नंबर पैराग्राफ क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। ये आपका 13 नंबर जो पैराग्राफ है
वो करा के द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इडेंटिफाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या करा, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इन्फिनिटी मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. The modern or Western in establishes arises really from wants of living, faith in failure state, and therefore also in divinity. The restraint of ancient of Eastern civilization areas from a belief often is sprite of ourselves in a future state and the existence of ड्राइविंग पावर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि आधुनिक सभ्यता यानी कि द डिस्टिंग्विशेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता की खासियत यह है, आधुनिक सभ्यता की खासियत यह है कि इसमें मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित बहुलता है, कि इसमें बहुत ज़्यादा इच्छा की कभी कमी ही नहीं है। यही इसकी स्पेशलिस्ट है, इसे यही इसकी खासियत है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पैक्टिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन यानी कि प्राचीन सभ्यता की खासियत यह है कि इसमें इन इच्छाओं पर अनिवार्य प्रतिबंध और उनका सख्त नियम किया गया। यानी कि हमारे सभ्यता पर कुछ नियंत्रण है, वहाँ पे नियंत्रण कुछ नहीं है, वहाँ पे सीधे जो चाहे आविष्कार कर दो। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलरिंग ऑफ दीज वांट्स द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न establishes areas really from wants to living faith in future state and therefore also a divinity। यानी कि क्या कर रहा है कि आधुनिक या पश्चिमी संतुष्टि वास्तव में भविष्य की स्थिति और इसलिए ईश्वर में जीवंत विश्वास की कमी में उत्पन्न होती है। वहाँ पे ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसलिए तो वो परेशान है। द रेस्टेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एरियाज फ्रॉम अ बिलीफ अटेंड टू स्प्राइट ऑफ आवरसेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का स्वयं आकार खुद के बावजूद भविष्य की स्थिति और ईश्वरीय असर के अस्तित्व में क्या है कि विश्वास से उत्पन्न होती है। तो ये था आपका पूरा यानी कि जो चैप्टर है वो आपका 13 पैराग्राफ पढ़ा दिए हुए और 24 पैराग्राफ पूरा था, तो कुछ पैराग्राफ बचा हुआ है। यानी कि ये तो आपका 1 घंटा का क्लास हो गया और 1 घंटा और आपका लेंगे, आपका इसी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको भी आप पढ़ेंगे तो वो भी बहुत आपको पसंद आएगा। तो इस तरह से कैसा लगा ये वीडियो, बहुत ज़्यादा हम आपके टाइम आपका लगे, लेकिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद है द बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाए होंगे। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए तो प्लीज़, इतना तो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना तो कर ही देंगे, लाइक कर देंगे फटाफट से, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब लिख दे रहे हैं ताकि आपको भूले ना, अभी कर लीजिए फटाफट से। अब रुके हैं, अभी लास्ट तक रुके हैं, अब हमारे सुन रहे हैं बातों को, तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और शेयर, आप शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आप शेयर करते हो आप शेयर भी कर दीजिए। और क्या कीजिए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपका डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, साइंस एंड आर्ट्स ग्रुप लिंक, वहाँ पे जाकर वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप। तो कैसा लगा वीडियो, जेन्युइनली आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।